चले स्टार्ट करते हैं जी फायरवॉल और एक्सेस कंट्रोल को। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कोई भी हमारे पास जो यूज़र होता है वो सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिफाई कराता है कि वो एक ऑथराइज यूज़र है। वो किस तरह करा सकता है जी? एक यूज़र नेम दे के और पासवर्ड दे के अपने सिस्टम के ऊपर लॉग इन कर सकता है कि वो एक ऑथराइज यूज़र है। ऐसा हम क्यों करते हैं? बिकॉज जो हमारा सिस्टम होता है वो कनेक्ट होता है कॉर्पोरेट नेटवर्क के साथ जो कंटेन करता है क्रिटिकल डाटा, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका डाटा होता है। अगर डाटा इन केस ब्रीच मारा जाता है, कोई उसे चोरी कर लेता है, तो वो उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा लॉस होता है। तो इसलिए हमारा जो डाटा है वो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हमें ये चीज़ एश्योर करनी पड़ती है कि हम सिर्फ उन्हीं यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करें जो कि हमने अप्रूव किए हुए हैं, ताकि वो सिर्फ उन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या अदर जो भी रिसोर्सेज हैं सिर्फ वही हमारे जो रिस्ट्रिक्टेड यूज़र हैं वही हम यूज़ कर सकें, इसके अलावा कोई भी फर्दर उसको यूज़ ना कर सकें। तो इसलिए जो मेन दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक ये ऑथेंटिकेशन करते हैं हम, सिर्फ जो अप्रूव यूज़र हैं वही इस तक रसाई हासिल करें, और उसके बाद जब वो अंदर आ जाते हैं वो यूज़र, तो उसके बाद ये कंट्रोल करते हैं कि उनको हमने किस किस जगह पे एक्सेस देना है। ये नहीं है कि अब एक यूज़र एंटर तो हो चुका है सिस्टम के अंदर, अब ये नहीं है वो उस होल सिस्टम को एक्सेस कर सकता है, ऐसा नहीं है। हर यूज़र की एक अपनी अपनी लिमिट में रह के वो काम करता है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फाउंडेशन इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दी है कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। तो फर्दर हम अपने टॉपिक को डिटेल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक्सेस कंट्रोल को हम डिफाइन करेंगे कि एक्सेस कंट्रोल क्या है। नाम से जाहिर हो रहा है कि एक्सेस मीन के रसाई हासिल करना, और कंट्रोल के जो चीज़ कोई बंदा रसाई हासिल करता है उसको हम कंट्रोल तरीके में कंट्रोल लेकर चलें, उसके ऊपर हम एक अपना कंट्रोल रखें। तो इधर अगर आप इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ें तो ये भी ऐसा भी एक कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म है जो कि स्पेसिफाई करता है जो यूज़र उस सिस्टम के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं। जाहिर बात हम उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं कि आप एक ये यूज़र है, उसकी ये लिमिट है, वो सिर्फ ये कर सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। तो इस तरह हम जो रिसोर्सेज है उनकी एक्सेस और कौन कौन से वो जो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला जो इस स्लाइड में मैंने पॉइंट जो डिफाइन किया कि एक्सेस कंट्रोल हमें एक एबिलिटी देता है जिससे हम अलाउ करते हैं सिर्फ ऑथराइज यूज़र ही उस सिस्टम को एक्सेस कर सकें। इसमें हम या तो हम उन्हें ग्रांट उन्हें अलाउ कर देते हैं या हम उन्हें डिनाई कर देते हैं कि आप इस पार्टिकुलर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं नहीं। तो इसके लिए हमने एक मॉडल बनाया होता है, उसमें हमने रूल डिफाइन किए होते हैं कि इस रूल के मुताबिक ये यूज़र यूज़ कर सकते हैं और इस रूल के मुताबिक ये यूज़र इसको यूज़ नहीं कर सकते। उसकी बात मैंने इधर इस पॉइंट में जिक्र की हुई है कि हमने प्री एस्टेब्लिश रूल्स बनाए होते हैं, एक सेट ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, प्री एस्टेब्लिश रूल होते हैं, उसके मुताबिक हम ये डिफाइन करते हैं कौन कौन से यूज़र हार्डवेयर सॉफ्टवेयर या इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसमें जो हम ये सेट ऑफ प्रोसीजर होते हैं वो हार्डवेयर बेस, सॉफ्टवेयर बेस और एडमिनिस्ट्रेशन वो इनको मॉनिटर कर रही होती है। अगर तो एक हमारे पास जिससे मिसाल के तौर पे हम एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर हम लॉग इन करते हैं, उसमें हमें एक 20 GB का पर स्टूडेंट को डाटा मिला हुआ है। तो जो 20 GB का डाटा हमें मिला हुआ है वो सिर्फ 20 GB तक की लिमिट रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो यूज़र उससे ज़्यादा हार्डवेयर को यूज़ करे। उसके बाद अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो अगर हम उसी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एग्जाम्पल लेते हैं, हम लॉग इन करते हैं तो हम सिर्फ अपने रिकॉर्ड को देख सकते हैं, हम उसे एडिट नहीं कर सकते। हमारी लिमिट है सिर्फ अपने रिकॉर्ड को रीड करना, बल्कि एडिट करना नहीं है। तो इसलिए एक्सेस कंट्रोल हमारा सिर्फ रीड करने तक है, तो इसको भी कंट्रोल करते हैं। और तीसरी चीज़ जो कंट्रोल करती है वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। वो इस तरह कि जब कोई हमारा टीचर हमारे जब मार्क्स अपलोड करते हैं तो उसकी एक स्पेसिफिक डेट होती है, आपने इस डेट के अंदर मार्क्स अपलोड करने हैं। अगर वो उस डेट ड्यू डेट आ जाती है, वो मार्क्स नहीं अपलोड कर सकते किसी वजह से, तो फिर उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को ईमेल करनी पड़ती है कि हमें अभी इसकी मज़ीद एक्सेस दी जाए ताकि हम स्टूडेंट के मार्क्स को अपलोड कर दें। वो उसमें के अंदर अपनी मसले का बता इस वजह से मार्क्स नहीं अपलोड कर सके, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो जायज़ा लेने के बाद उनको एक्सेस दे देती है। तो आपने 3 किस्म की एक्सेस को हमने देख लिया कि इस वे में या तो वो ग्रांट कर देते हैं या उसे डिनाई कर देते हैं, जो हमने प्री एस्टेब्लिश रूल्स होते हैं कि किन किन को अलाउ करना है किन को अलाउ नहीं करना। तो एक्सेस कंट्रोल के जो हमारे मेन जो टॉपिक है वो इधर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास फोर मेन फंडामेंटल फंक्शंस हैं, इसको आप 4 मैकेनिज्म भी कह सकते हैं जो एक्सेस कंट्रोल के अंदर फॉल करती हैं। तो इसको हम फर्दर डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो उससे पहले हम इनका साथ एक टच लेते हैं एग्जांपल के साथ ताकि
इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और नेक्स्ट जाके जब हम फर्दर डिटेल के साथ इन्हें पढ़ेंगे तो हमें किसी किस्म की परेशानी ना हो, बल्कि ईजी वे में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट आता है इसके अंदर, मैकेनिज्म के अंदर, वो है जी आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हम कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं एग्जांपल में, आई एम अ यूज़र ऑफ द सिस्टम, कि हम ये क्लेम करते हैं कि मैं इस सिस्टम का यूज़र हूँ। और अगर ये तो मैंने क्लेम कर दिया कि मैं सिस्टम का यूज़र हूँ, अब हमें प्रूव भी करना है कि वाकई मैं सिस्टम का यूज़र हूँ। तो उसके लिए जो नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म आता है वो है ऑथेंटिकेशन। इसमें हमें प्रूव करना पड़ता है कि वाकई मैं सिस्टम का यूज़र हूँ। वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसमें कौन कौन सी टेक्निक से हम प्रूव करते हैं कि हम इस सिस्टम के यूज़र हैं। जब हमने ये भी प्रूव कर लिया कि हम सिस्टम के यूज़र हैं, हम उसके अंदर एंटर हो चुके हैं, अब ये नहीं है कि हम उस होल सिस्टम की हर एक चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें ऑथोराइज होना पड़ेगा हम किस किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए तीसरा स्टेप आता है ऑथोराइजेशन। हम इस चीज़ के लिए ऑथोराइज हैं कि ये चीज़ें हैं जो हम इस सिस्टम के साथ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम उस सिस्टम के, पहले हमने अपने आप को आइडेंटिफाई भी कर लिया, फिर हमने ऑथेंटिकेशन भी कर ली कि हम प्रूव कर लिए सिस्टम के हम यूज़र हैं। उसके बाद हमें फिर उन्होंने ऑथोराइजेशन के ज़रिए हमें ये बता दिया कि आप इस सिस्टम में लिमिटेड ये रिसोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारे पास फोर्थ कॉन्सेप्ट आता है वो आता है अकाउंटेबिलिटी। इसमें बेसिकली हम ट्रैक और मॉनिटर करते हैं यूज़ ऑफ द सिस्टम। अब एक यूज़र है, वो सिस्टम के अंदर एंटर हो चुका है, तो वो उसका हम ये पैटर्न देखते हैं वो किस तरह इन रिसोर्सेज को यूज़ करता है। तो हम ये देखते हैं, एक तो यूज़र वो 15-20 दिन एक सेम पैटर्न के साथ उस सिस्टम को यूज़ कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं 20 दिनों के बाद एक अचानक से पैटर्न में डिफरेंस आता है। वो यूज़र अचानक के साथ बहुत डाटा यूज़ करना शुरू कर देता है, उसकी हार्डवेयर को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देता है। तो हम फिर उसको इसलिए ट्रैक करते हैं कि आया कि ये यूज़र जो अचानक से इसका पैटर्न चेंज हो चुका है इस यूजेज का, आया कि वो असली यूज़र है या कि एक हैकर ने उसका अकाउंट वगैरह हैक करके इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर रहा है। क्योंकि हम उसको पैटर्न से मॉनिटर कर रहे होते हैं कि अचानक से उसकी जो यूजेज है वो चेंज हो चुकी है। तो इसलिए जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इनको भी हम डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम कवर करते हैं जी आइडेंटिफिकेशन, जो 4 मेन फंडामेंटल है उसमें ये पहला पार्ट है, इसका लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सेस कंट्रोल है। इसमें बेसिकली हम ये क्लेम करते हैं कि हम इस सिस्टम के यूज़र हैं। वो हम यूज़र नेम और ईमेल से भी हम क्लेम करते हैं। अभी क्लेम करने का क्या है, इसका बेनिफिट क्या है। अब देखें, एक सिस्टम है, उसको जब तक कोई क्लेम ही नहीं करेगा मैं इसका यूज़र हूँ, तो वो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये मेरा यूज़र है। तो इसलिए हमें पहले उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, मैं इसका यूज़र हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि मैं मोहम्मद जैन लेसन एक एंटिटी हूँ, एक यूज़र हूँ, मेरा नाम मोहम्मद जैन है। तो मैंने क्लेम करना है कि मैं इसका यूज़र हूँ। मोहम्मद जैन के नाम के तो काफ़ी यूज़र हो सकते हैं, तो इसलिए हमें एक आइडेंटिफायर अलॉट किया जाता है, जो कि मेरा यूज़र नेम है जैन 786। जैसे कि ईमेल भी सबकी यूनिक होती है, तो इस तरह यूज़र नेम भी एक यूनिक होता है। तो मेरा जैन 786 है। तो ये अब यूज़र नेम जो मुझे अलॉट हो चुका है, ये किसी और को अलॉट नहीं होगा। अगर कोई और जैन है तो उसको हो सकता है जैन 788 उसको अलॉट कर दिया जाए। जिस तरह हमारे आईडी कार्ड हम एक दूसरे जुदा होते हैं, वो हमारी एक आइडेंटिफिकेशन होती है। हमने कहीं भी एंटर होना होता है तो पहले हम अपने आप को आइडेंटिफिकेशन हम शो कराते हैं वो कार्ड कि ये फ़लाँ बंदा, ये मैं हूँ। तो इसलिए जो पहला हमारा स्टेप है एक्सेस कंट्रोल के अंदर, वो अपने आप को आइडेंटिफाई कराना होता है कि मैं ये फ़लाँ यूज़र हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा डिटेल्स है। तो जब हम ये शो करा देते हैं कि ये मैं यूज़र हूँ, तो फिर हमें ये प्रूव कराना है कि वाकई ये असली जो जैन 786 है ये मैं ही हूँ। तो उसके लिए नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड मैकेनिज्म आता है वो आता है ऑथेंटिकेशन। अब ये देखें, जो ऑथेंटिकेशन ऐसा मैकेनिज्म है जो कि वैलिडेट और वेरिफिकेशन करता है, जो कि अनऑथोराइज्ड एंटिटी थी। अब इसमें अनऑथोराइज क्यों बोला गया, क्योंकि जब यूज़र कोई भी जब शुरू में क्लेम करता है मैं इसका यूज़र हूँ, क्लेम करने से ये नहीं हो जाता कि वो इसका ऑथोराइज पर्सन है। क्लेम उसने किया कि मैं इसका यूज़र हूँ। अब सेकंड स्टेप पे हमें ये प्रूव करना है कि वाकई कि ये इसका यूज़र है या नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन जो हमारे पास इसकी जो टाइप्स आ जाती हैं, वो हम मेजर जो 3 टाइप्स हैं, इसके ज़रिए हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमारा यूज़र है। जो सबसे पहले आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है जो समथिंग जो हम याद रख सकते हैं, जो हमसे हम याद रख सकते हैं। जैसे कि एक पासवर्ड हो गया, तो हम उन्हें पासवर्ड अलॉट कर देते हैं उनके यूज़र नेम के अगेंस्ट कि आप ये पासवर्ड दे के आप इस सिस्टम के अंदर एंटर हो सकते हैं। या ऐसी चीज़ें समथिंग यू आर, जो हमारे पास चीज़ें, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट हो गए, हमारी आइज रेटिना स्कैनर हो गए,
ये जो जितने भी बायो वेरिफिकेशन प्रोसेस आते हैं वो इसके अंदर फॉल करते हैं। इसमें जैसे फिंगरप्रिंट की एग्जांपल दी हुई है, हमारे यूज़र नेम के अगेंस्ट एक फिंगरप्रिंट को हम स्कैन करके एक रजिस्टर करा लेते हैं। तो जब हम अपना फिंगरप्रिंट उस यूज़र नेम के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे, अगर तो हम अथोराइज पर्सन हुए तो वो हमें एक्सेप्ट कर लेगा सिस्टम। और थर्ड में जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन टाइप्स में आती है वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, जैसे कि एक स्मार्ट कार्ड हो सकता है जिसके अंदर चिप होती है, वो मैग्नेटिक चिप हो सकती है या कॉपर चिप हो सकती है, जिसके अंदर एक चिप हो सकती है जिसके अंदर हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, हमारा पासवर्ड। जिस तरह एग्जांपल हम ले सकते हैं, एटीएम कार्ड ले लें, तो एटीएम कार्ड के अंदर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप बैक पे लगी होती है उसके अंदर हमारी सारी कार्ड की इंफॉर्मेशन, बैंक अकाउंट नंबर, सारी इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर होती है। जब वो एटीएम मशीन के अंदर एंटर करते हैं वो उसको रीड करके हमें उस सिस्टम के अंदर वो अप्रूव कर लेते हैं पासवर्ड लेने के बाद। तो ये हमारी चीज़ें आ जाती है ऑथेंटिकेशन में। अभी हम जब अपने आप को प्रूव कर लिया कि हम ये फलां जो जैन 786 मैंने एग्जांपल दी है यूज़र हूँ, मैंने प्रूव कर दिया पासवर्ड देके कि ये वाकई मैं असली यूज़र हूँ, अब मैं सिस्टम के अंदर एंटर हो चुका हूँ। अब ये नहीं है कि सिस्टम की हर चीज़ मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ, सिर्फ मैंने अपने मार्क्स को रीड करना है, ना कि एडिट करना है। सिस्टम के अंदर तो मैं एंटर हो चुका हूँ। जैसे हमारे अभी एक यूनिवर्सिटी में हम जाते हैं, स्टूडेंट भी अपना कार्ड दिखा देते हैं और टीचर भी दिखा के यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी के अंदर आ गया हूँ, अब यूनिवर्सिटी का हर डिपार्टमेंट में विजिट कर सकता हूँ, मैं टीचर के रूम में जा सकता हूँ, ऐसा नहीं है पॉसिबल। टीचर के रूम को सिर्फ जाने की इजाज़त सिर्फ टीचर तक है, क्योंकि वहाँ पे टीचर के पीसी वगैरह पड़े हुए हैं, उसके अंदर उनकी हसास मालूमात है, सिर्फ वही उन चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। स्टूडेंट का रिकॉर्ड वगैरह को स्टूडेंट को उधर जाने की इजाज़त नहीं है। एंटर तो हो चुका हूँ मैं यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन आगे हमने किस किस को इजाज़त देनी है, किसको नहीं देनी, वो हम थर्ड स्टेप में डिफाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑथराइजेशन। किस किस यूज़र को हमने ऑथराइज करना है। तो इसके अंदर ये देखें, अब ये डायग्राम में आपको वाज़िया क्लियर हो जाएगा कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में मेन फ़र्क है। ऑथेंटिकेशन में हम ये बताते हैं कि हम है कौन है, हम अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि हम कौन है। लेकिन ऑथराइजेशन में हम ये बताते हैं, ये हमें अलाउ करता है सिस्टम कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, अपने मार्क्स देख सकते हैं, लेकिन हम अपने मार्क्स को एडिट नहीं कर सकते, इस पर हमें इजाज़त नहीं है। जबकि टीचर है वो प्रोफाइल भी देख सकते हैं, हमारे मार्क्स भी देख सकते हैं और हमारे मार्क्स वगैरह को एडिट भी और उनको अपडेट भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि टीचर को एक और चीज़ हो जिसकी उन्हें इजाज़त ना हो, जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो, कि सिस्टम की जो अपडेशन का काम है, उसकी डिलीशन का काम है, डाटा को डाटाबेस के साथ चेंजिंग करना है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पास हो। तो ये हमारे पास है ऑथराइजेशन में आ जाता है। तो ऑथराइजेशन जो हैंडल करते हैं हम थ्री वे से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम एक एक यूज़र को, केले यूज़र को ऑथराइज देने के आप ये चीज़ें इस चीज़ के ऑथराइज हैं। ये तब बेनिफिट है जब हमारे पास नंबर्स ऑफ यूज़र थोड़े हैं, लेकिन अगर हमारे पास नंबर्स ऑफ यूज़र बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब ऐसा करना, ये वर्क करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। तब हम मेंबर्स ऑफ ग्रुप बना लेते हैं कि इस ग्रुप में जो भी यूज़र फॉल करते हैं उनको ये चीज़ इजाज़त है। जैसे स्टूडेंट है उनको अपने मार्क्स सिर्फ रीड कर सकते हैं, जो टीचर की कैटेगरी में यूज़र आते हैं वो इनको एडिट भी कर सकते हैं। तो हम मेंबर्स ऑफ ग्रुप का एक यूनिट पूरा बना लेते हैं। और थर्ड पे आ जाते हैं, हम पूरे सिस्टम की बेस पे इजाज़त दे देते हैं। जैसे कि इस डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है, जो कि जैसे आईटी का आ जाता है, उसको इसकी इजाज़त है। जो कि फीस वाला डिपार्टमेंट है उसको इस चीज़ की इजाज़त है। जो कि नंबर लगाता है, पेपर वगैरह चेक करता है, उसको इस चीज़ की इजाज़त है। तो हम 3 वे से इनको ऑथराइज कर सकते हैं। हमने अभी यूज़र ने पहले अपने आप को, उसने अपने आपको यूज़र नेम दे के आइडेंटिफाई कराया, फिर पासवर्ड अप्लाई करके उस सिस्टम के अंदर एंटर हो गया, और फिर उसके बाद वो ऑथराइजेशन के थ्रू अपने उस जो लिमिटेड सोर्सेज उनको एक्सेस कर सकता है। तो थर्ड चीज़ हमारे पास आ जाती है, वो आ जाती है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी, हम उस चीज़ को चेक करते हैं कि जो यूज़र हमारे पास है सिस्टम में आए हुए हैं उनके पैटर्न को हम चेक करते हैं कि आया कि यूज़र जो उसका हकदार है वो यूज़ कर रहे हैं या उसकी जगह किसी और चीज़ ने हैक कर लिया है। तो इसमें आप डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि जो जो चीज़ें हैं हम उनको वेरीफाई करते हैं, उनको डबल चेक करते हैं क्या आया कि वो यूज़र वही है या नहीं। इसमें हम बेसिकली जो डाटाबेस के लॉग्स होते हैं, सिस्टम के लॉग्स होते हैं, उनकी हम ऑडिटिंग करते हैं उन रिकॉर्ड की, ताकि हमें पता लग सके ये यूज़र ऑथोराइज है या अनऑथोराइज है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फायरवॉल।
अगर हम इसके नाम की तरफ देखें तो ये एक ऐसी दीवार है जो कि आग को रोकती है। इन केस ये हमारा एक सिस्टम है जो हम यूज़ कर रहे हैं। अगर इंटरनेट वेबसाइट पे कोई आग लग जाती है तो दीवार उस आग को रोकेगी इधर आने से। इन केस अगर हमारे सिस्टम में कोई आग लग जाती है तो इसको रोकेगा बाहर जाने के लिए। अब इस आग से मतलब क्या लिया जा रहा है? आग से मतलब लिया जा रहा है कोई थ्रेट, कोई वायरस, कोई अटैकर हैक करने वाला, तो उसको रोकती है ये दीवार। तो इसका मकसद ये है कि उस तरफ और इस तरफ, यानी हमारा जो नेटवर्क है उसके दरमियान एक हम दीवार बना देते हैं, एक सिक्योरिटी चेक लगा देते हैं जो कि चेक करता है ना तो उधर से वायरस इधर आने देता है, ना इधर से उधर जाने देता है। इधर से उधर से मुराद ये कि इन केस अगर लैन के अंदर हमारे पास 15 पीसी हैं, इन केस एक अगर वायरस उधर से आ भी जाता है मेरे पीसी में, तो ये क्या करेगी, फायरवॉल ये भी रोकेगी कि इस जो मेरे पास अभी वायरस आ चुका है ये बाकी 15 पीसी में ना जाए। तो ये फायरवॉल का मैंने आपको इसके वर्ड का मीनिंग बता दिया। अब इससे हम प्रॉपर इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। फायरवॉल एक सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि मॉनिटर करती है इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, इधर जिनको इसने अलाउ किया वो तो हमारे पास डाटा इधर आ रहा है, लेकिन एक ऐसा पीसी जिसका आईपी हमने ब्लॉक किया है तो वो उसका डाटा यहाँ से पास नहीं हो रहा, बल्कि वो रिजेक्ट कर रहा है हमारे सर्वर तक, इधर डाटा नहीं आ रहा। तो ये फायरवॉल यही डिसाइड करती है कि किसको हमने अलाउ करना है और किसको ब्लॉक करना है। और ये जो हम सेट करते हैं किसी को अलाउ या करना है, ये हम स्पेसिफिक सिक्योरिटी हमने रूल डिफाइन किए होते हैं उसकी बेस पे सेट करते हैं, जो हम फर्दर आगे जाके पढ़ेंगे। बेसिकली ये एक बैरियर के तौर पे काम आता है, एक बैरियर सेट कर देता है जिसके बिटवीन सिक्योर एंड कंट्रोल इंटरनल नेटवर्क जो कि हमारा आपस का नेटवर्क होगा, और बाहर का जो अनट्रस्टेड जो नेटवर्क है, आउटसाइड नेटवर्क है जैसे कि इंटरनेट हो गया, उसके और हमारे सिक्योर नेटवर्क के दरमियान एक बैरियर के तौर पे काम करता है। अब ये फायरवॉल है, ये एक हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, यहाँ इन दोनों का कम्बिनेशन भी हो सकता है। पहले हार्डवेयर टाइप की बात कर लेते हैं। जो हार्डवेयर टाइप फायरवॉल होता है वो एक डेडिकेटेड हमारे पास एक हार्डवेयर होता है, उसके साथ हमारे सारी लैन की डिवाइसेस हम कनेक्ट कर लेते हैं, और वो जो अनट्रस्टेड नेटवर्क होता है उसको अंदर आने से रोकता है और यहाँ से बाहर जाने में रोकता है। यानी इधर से कोई चीज़ जो इजाज़त नहीं है वो हमारी बाहर नहीं मूव करती, बाहर से अंदर नहीं आ सकती। अब इसका बेनिफिट हार्डवेयर का ये होता है, ये तो एक डेडिकेटेड बना हुआ है, तो ये इसका फुल फोकस सिर्फ अपने इस फायरवॉल के मकसद के ऊपर ही बनाया गया है। लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, जैसे कि आपको विंडो शायद एक्सपी से ये स्टार्ट हुआ था फीचर, आगे 10.8 अभी तो विंडो 10 चल रही है, तो उसके अंदर ये फीचर मजीद अपडेट के साथ इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो उसके अंदर जो फायरवॉल हमें प्रोवाइड करता है वो सॉफ्टवेयर बेस है। वो सॉफ्टवेयर बेस उसको चेक कर रहा होता है कि जैसे कि अक्सर आप डिफरेंट चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो जब वो आपको फिर एरर दे देता है, जब अगर कोई इंस्टॉलेशन कर रहे हो या कोई चीज़ अगर नेट से आ रही हो वायरस के तौर पे, तो आपको वो ब्लॉक का एक एरर आपको आता है कि ये फलां चीज़ अनट्रस्टेड नेटवर्क के साथ है तो इसमें वायरस हो सकता है, तो इसे आप ब्लॉक कर दें। तो वो हमें ये एरर देता है और हमारे कंप्यूटर को उससे सेव रखता है। ये सॉफ्टवेयर बेस हो जाता है, और बोथ में हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके कंबाइन करके ऑपरेट करते हैं। तो ये फायरवॉल की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसे आप पढ़ के एक इसका मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है फायरवॉल का उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लिखा हुआ जी फायरवॉल एक कम्बिनेशन है हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर की, जो कि फिल्टर करता है और प्रिवेंट करता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम मूविंग आउटसाइड, यानी जो अनट्रस्टेड नेटवर्क है जो बाहर का जैसे कि इंटरनेट हो गया, और इनसाइड जो हमारा ट्रस्टेड नेटवर्क है। इनको जो भी ऐसी फाइल्स हैं जो कि हमारे सिस्टम को डैमेज कर सकती है उन्हें रोकता है। अब ये आपको इस डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा, ये हमारा सिस्टम है जी कंप्यूटर, और यहाँ पे इंटरनेट जो पब्लिक नेटवर्क है, इसके दरमियान में एक फायरवॉल है। हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं इसके साथ हो सकते। जो भी चीज़ हमने सर्च करनी है, कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, हम फायरवॉल के थ्रू होकर जाएंगे। अगर तो वो चीज़ हार्मफुल नहीं है तो फायरवॉल उसे अलाउ करेगी, अगर वो हार्मफुल है तो फायरवॉल उसे ब्लॉक कर देगी। अभी जो फायरवॉल की जो प्रोसेसिंग है वो हम 4 इसकी मेन जो टाइप्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, फिर हमें पता लगेगा ये फायरवॉल किस तरह वर्क करती है। तो उसमें जो पहली टाइप है वो है जी पैकेट फिल्टरिंग की, फिर एप्लीकेशन लेयर प्रॉक्सी की, फिर मैक लेयर फायरवॉल, फिर हाइब्रिड आ जाता है। तो इनको हम फर्दर 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। ये टाइप्स बड़ी सी इनके नाम से पता लग जाएगा कि ये टाइप्स किस के लिए स्पेसिफिक किस प्रोसेस पे वर्क करती हैं। तो सबसे पहले
इन टाइप को स्टार्ट करने से पहले हम फायरवॉल का एम को जान लेते हैं कि फायरवॉल का एम क्या है। इसका एक एम तो ये एस्टेब्लिश करती है कंट्रोल लिंक, यानी जितने भी डाटा पास थ्रू हो रहा है वो एक कंट्रोल लिंक के थ्रू हो रहा है, यानी कोई भी, अब ऐसा नहीं है कि ये पीसी हर एक के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। हम इसे स्पेसिफिक रूल सेट करेंगे कि ये आईपी इधर से उधर कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद ये हमारा जो प्राइवेट नेटवर्क है जो इनसाइड है उसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम जो अटैक्स हो रहे होते हैं या प्रोग्राम्स आउटसाइड, उन अटैक से रोकती है। उसके बाद जो इसका मेन पॉइंट है कि ये हमें प्रोवाइड करती है एक सिंगल पॉइंट जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं इसकी सारी ट्रैफिक। अब जितने भी हमारे पीसी हैं, जितने भी हमारा एक नेटवर्क है लैन का, उसका जो चेकिंग पॉइंट होगा वो एक सिंगल पॉइंट होगा जिसे हम फायरवॉल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट जगह पे हम चेक लगाए हैं, सिर्फ एक ही मेन, जिस तरह मेन गेट कह सकते हैं उसी के थ्रू हम चेक करेंगे, मेन एंट्रेंस कह सकते हैं। सारी जितनी भी ट्रैफिक आ रही है जा रही है एक ही पॉइंट के ऊपर चेक करेंगे, जिससे हमारा एक फोकस एक जगह पे रहता है और उसे मॉनिटर करना काफी इजी हो जाता है। जो फायरवॉल की ये डिफरेंट मैंने आपको टाइप बताई, ये डिफरेंट ओएसआई की लेयर के ऊपर काम कर रही होती है। तो इसको अभी हम एक बार देख लेते हैं। इसका बेसिकली हम टच ले सकें, ये तो ऑलरेडी ये टॉपिक है, आप इसके बारे में अगर आप प्रॉपर समझना चाहते हैं तो ओएसआई लेयर्स के बारे में आप एक डिटेल वीडियो यूट्यूब के ऊपर सर्च करके, ताकि इसके आपके कॉन्सेप्ट मजीद इंप्रूव हो जाए। तो हम बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो इस टाइम एक्सेस कंट्रोल और फायरवॉल के ऊपर है, तो हम इसके ऊपर से इसको अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो जो मैक फायरवॉल है इसको हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे डिटेल के साथ। ये जो वर्क कर रही होती है ये फिजिकल और डाटा लिंक लेयर के ऊपर वर्क कर रही होती है। उसके बाद अगर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की बात करें तो ये हमारे पास लेयर नंबर 3 नेटवर्क के ऊपर वर्क कर रही होती है। अगर एसपीआई फायरवॉल की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क दोनों के ऊपर वर्क कर रही होती है। और अगर हम एप्लीकेशन लेयर प्रॉक्सी फायरवॉल की बात करें तो वो इन एप्लीकेशन की जो 3 लेयर हैं 5, 6, 7 एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, इसके प्रकार हैं। इनको हम फर्दर डिटेल के साथ इनकी टाइप्स को पढ़ेंगे। मैं आपको इधर चले थोड़ा इन्फो इसके बारे में बता देता हूँ। जो एप्लीकेशन लेयर है ये बेसिकली एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर रही होती है, जैसे कि ये देखें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे कि SMTP और POP, ये बेसिकली ईमेल के ऊपर वर्क करती है। ईमेल के जितने भी प्रोटोकॉल हैं, किस तरह ईमेल सेंड होनी है एक पीसी से दूसरे पीसी की तरफ, वो सारे प्रोटोकॉल इसके अंदर डिफाइन है। अगर हम एप्लीकेशन मीन हम इससे एक पूरी एप्लीकेशन को ही ब्लॉक कर देते हैं तो क्या होगा, जितने भी हमारे पास पीसी हैं वो ईमेल की सर्विसेज को यूज नहीं कर सकेंगे। तो ये एप्लीकेशन लेयर प्रॉक्सी फायर, बहरहाल हम इनको डिटेल के साथ सारी टाइप्स जितनी हमने देखी हैं इनको हम कवर करेंगे। और उसके बाद अगर जो डाटा हमारा ट्रांसफर होता है वो आपको पता है कि पैकेट्स की फॉर्म में होता है। जो पूरा एक डाटा का जो पैकेट होता है उसकी बेसिकली इस तरह की डायग्राम होती है। ये देखें, इसमें हमारे पास ये डाटा है, ये हमारे पास इसमें हेडर, इसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। ये हमारे पास सोर्स का IP एड्रेस था जिससे डाटा जिससे सेंड किया होता है, और ये हम जिसकी तरफ डेस्टिनेशन, जिसकी तरफ हम डाटा को सेंड करते हैं, इसमें उसका एड्रेस होता है। तो सबसे पहले जो पहली हमारे पास टाइप है वो है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। इसका नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ना उनके पैकेट को फिल्टर करती है। इधर लिखा हुआ है कि ये जो फायरवॉल है ये उनके पैकेट्स को फिल्टर करती है। बेसिकली उनके जो हेडर की इंफॉर्मेशन होती है, ये आपको मैंने एग्जांपल में बताई है, उसके अंदर से ये IP सोर्स का IP और जिसकी तरफ हम सेंड कर रहे हैं उसके IP को निकाल लेती है और उसको चेक करती है कि ये IP आया कि ब्लॉक IP में तो नहीं कंसीडर किया जा रहा। जैसे कि आपको मैंने बताया कि डाटा के अंदर ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन होती है। कोई भी डाटा का पैकेट आ रहा है, किधर से आया और किसकी तरफ जाना है। मिसाल के तौर पर ये इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, ये हमारा एक ट्रस्टेड नेटवर्क है। आप इसको स्कूल का नेटवर्क कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, एक प्राइवेट ऑफिस का नेटवर्क कह सकते हैं। इसमें हमारे डिफरेंट कंप्यूटर अटैच हैं और ये हमारे पास हम इंटरनेट की दुनिया के साथ कनेक्ट हैं जो कि अनट्रस्टेड नेटवर्क के साथ आता है। और ये हमारे पास फायरवॉल की एक डिवाइस लगी हुई है। इस पे क्या हो रहा है, बेसिकली जब भी कोई ऐसा पैकेट आउटसाइड नेटवर्क से हमारे इधर एंटर होने की कोशिश करता है और जो हमने ब्लॉक किए हुए हैं स्पेसिफिक IP के, इस IP के अलावा कोई भी IP आए उसको आपने ब्लॉक कर देना है। या हम ये कह सकते हैं ये IP अलाउ है, इसके अलावा सारे ब्लॉक हैं। या हम ये कह सकते हैं ये जो फला IP ब्लॉक है, इसके अलावा जो भी ट्रैफिक है वो आ सकती है। जैसे ही उन ब्लॉक IP से कोई हमारे पास इधर रिक्वेस्ट आएगी या कोई डाटा आएगा तो ये उसको ब्लॉक करके वापस भेजेगा। इसलिए हम कह रहे हैं इसे ये फिल्टर डाटा पैकेट्स, उसके अंदर से IP एड्रेस और
डेस्टिनेशन निकालता है। ये बेस एक सिंपल फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है जो पहले नंबर पे वर्क करता है इस तरह। इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जैसा कि ये सिर्फ ना पैकेट्स जो आ रहे होते हैं उनका सिर्फ सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस को देख सकता है, बल्कि उसके जो डाटा अंदर है उसको ये फिल्टर नहीं करता, उसको ये उसका एनालिसिस नहीं करता। उसका नुकसान क्या होता है? उसका ये होता है जैसे इसने ना ये तो चेक कर लिया कि ये फलां आईपी से आ रहा है और फलां इसने जाना है, ये हमने इसको अलाउ नहीं करना कि इस हमारे इस कंप्यूटर तक ये डाटा नहीं आ सकता इस पार्टिकुलर आईपी एड्रेस से। इन केस अगर कोई ऐसा आईपी एड्रेस है जो हमने अलाउ तो किया हुआ है, उधर से हमने कहा ये डाटा हमारे नेटवर्क की तरफ आ सकता है, ये तुमने चेक कर लिया अलाउ है तो हमने इजाज़त दे दी, लेकिन हमने उसका जो डाटा वाला पोर्शन है इसको हम चेक नहीं करते इसकी पहली टाइप के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस हमने इजाज़त तो दी हुई है कि ये फलां आईपी इधर तक डाटा भेज सकती है, लेकिन हो सकता है उस डाटा के अंदर कोई वायरस हो, हम उसको स्कैन नहीं कर रहे, तो इसलिए वो डाटा जैसे ही हमारे पीसी पे आएगा तो वो वायरस हमारे पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसके लिए बाद जो नेक्स्ट टाइप है उसमें ये लिमिटेशन खत्म हो जाती है, वो आ जाता है जी एप्लीकेशन लेयर प्रॉक्सी फायरवॉल। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि अब इधर आपको पता है फायरवॉल के तौर पे भी जो पीछे पड़ा है, और उसके बाद एप्लीकेशन लेयर प्रॉक्सी सर्वर को भी ये प्रोवाइड करती है। ये ज़्यादातर हम उन प्लेसेस में अप्लाई करते हैं जो कि अनसिक्योर एरिया माने जाते हैं, जैसे कि किसी आप आर्मी के हेडक्वार्टर को उनकी जो वेबसाइट है उनकी जो आपस में कम्युनिकेशन कंसिडर उनको कर सकते हैं, या किसी हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिसका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है उसका चोरी होने से उस ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स डाउन होने का खतरा है या उसको नुकसान होने का किसी भी तरीके से ज़्यादा नुकसान होने का खतरा, तो उधर ही अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इस डायग्राम से हेल्प लेते हैं। अब ये देखें इसमें हमने सेट किया हुआ है, ये हमारे पास जो डाटा जो सोर्स एड्रेसेस है जिससे डाटा सेंड होना है, और ये जो डाटा रिसीव होना है। हम कह रहे हैं कि 172.16 आगे एक्स मीन आगे इसके बाद कोई भी एड्रेस हो सकता है, यानी मेन उसकी डोमेन ये स्टार्टिंग में, आगे वाला कोई भी पीसी हो सकता है, आगे कोई भी नंबर आ जाए, यानी 0 से लेकर 99 तक कोई भी आ जाए जो सेंड कर रहा है इस डेस्टिनेशन के एड्रेस पे 1010 और आगे कुछ भी आ जाए, यानी जिसके स्टार्टिंग में 1010 है, उनको आपने सर्विसेज जो भी एनी सर्विस कोई भी सर्विसेज है, चाहे वो ईमेल को यूज कर रहा है, वेब HTTP यूज कर रहा है, आपने उसको डिनाई पे करना है। इसका मतलब ये है 172.16 आगे कुछ भी हो और वो 1010.xx को सेंड कर रहा है, तो हम कोई भी सर्विसेज अगर आ रही है तो इसने उसको डिनाई कर देना है, डाटा को आगे ट्रांसफर नहीं होने देना। सेकंड एग्जांपल को देखें 192.168.xx मीन आगे कोई भी हो सकता है, यानी इस पे एक से ज्यादा 99 तक मशीनें हो सकती हैं। वो अगर इस एग्जैक्ट इस डेस्टिनेशन के एड्रेस के ऊपर अगर कोई चीज सेंड करती है, वो सर्विस कौन सी है? सिर्फ वेब की। अगर वो वेब की सर्विस कोई इन सब सोर्स आईपी से इस पार्टिकुलर डेस्टिनेशन एड्रेस की तरफ आती है तो हमने उसे अलाउ करना है, सिर्फ HTTP सर्विस को, सिर्फ वेब की। इसके अलावा कोई भी अगर सर्विस आती है तो वो ऑटोमेटिकली उसे डिनाई कर देगा, क्योंकि हमने सिर्फ अलाउ ही सिर्फ HTTP को किया हुआ है। जबकि लास्ट एग्जांपल में देखें, इधर हमने एक्सेस बता दिया है कि एग्जैक्ट एक आईपी एड्रेस एक मशीन का दे दिया है, जैसे कि ये मशीन है, मिसाल तौर पे इसका ये है। इधर से अगर वो इस मशीन तक जो डेस्टिनेशन हमारा एड्रेस है, इधर से इधर वो आएगा तो हमने उसे अलाउ करना है, लेकिन किस सर्विस को अलाउ करना है? सिर्फ फाइल FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जितनी भी फाइलें हमारे पास ट्रांसफर होती हैं उनके लिए FTP प्रोटोकॉल यूज होता है, तो उन्हें हमने अलाउ करना है। ये आपने एग्जांपल से आपको काफी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। तो अभी हम इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। इसमें जो मेन जो मैंने आपको फर्स्ट वाली में इसके ड्रॉबैक्स बताए थे वो अभी इधर खत्म हो जाती हैं। वो किस तरह होते हैं आप एग्जांपल्स के आपको समझेंगे। ये हमारे पास एक स्कूल पीसी है, तो हमारे क्या है, ये देखें स्कूल पीसी है और ये हमारे पास इंटरनेट है। हम इंटरनेट के साथ कोई भी चीज रिक्वेस्ट करनी है, हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर ये देखें डायरेक्ट कर रहे हैं तो फायरवॉल उसे ब्लॉक कर रही है। हम इसके दरमियान में एक प्रॉक्सी सर्वर को इन्वॉल्व करते हैं। हम वो रिक्वेस्ट वाया प्रॉक्सी सर्वर को सेंड करते हैं कि हमें फेसबुक की एक्सेस चाहिए। अब ये जो प्रॉक्सी सर्वर है ये आगे उस डिजायर सर्वर को सेंड कर देता है। जैसे कि फेसबुक का सर्वर है तो उसे रिक्वेस्ट भेजा कि मुझे ये फेसबुक का ये लिंक चाहिए। अब ये वाला सर्वर क्या समझता है कि मुझे रिक्वेस्ट इधर से आई है, जबकि इसको ये नहीं पता असल में रिक्वेस्ट हमारे एंड से आ रही है। तो इससे ये बेनिफिट हो जाता है
इनको ये लोकेट करना मुश्किल हो, इसलिए मैंने कहा ये ज़्यादा जो अनसिक्योर एरिया होता है उधर यूज़ करते हैं। जैसे कि आर्मी हो गए, उनको अपनी लोकेशन छुपानी होती है कि ये किस जगह से ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस की जा रही है। तो ये फेसबुक वाले समझ रहे हैं, सर्वर समझ रहा है कि मुझे यहाँ से रिक्वेस्ट आई है, जबकि असल में रिक्वेस्ट इधर आई है। तो दरमियान में एक हमने मिडिल पॉइंट एक प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ कर लिया, जबकि हम ये समझ रहे होते हैं कि हम जो चीज़ एक्सेस कर रहे हैं वो डायरेक्टली हम फेसबुक के सर्वर से एक्सेस कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं हो रहा था, बल्कि दरमियान में एक प्रॉक्सी सर्वर यूज़ हो रहा था। अब इसमें कुछ एडिशनल कंट्रोल भी रिक्वायर होते हैं इस सर्वर के इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए। जहाँ पे इसके बहुत बेनिफिट है तो इसके थोड़ी ड्रॉबैक्स ये इसके कह सकते हैं कि क्योंकि इस पे एक दरमियान में हमने प्रॉक्सी सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए जो टाइम है हमारा वो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा लगा, क्योंकि दरमियान में एक्स्ट्रा हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही है। लेकिन उसका बेनिफिट ये है, जैसे कि फर्स्ट केस में वो उसके डाटा को चेक नहीं कर रहा था, लेकिन इस केस में वो इसके डाटा को भी मॉनिटर करेगा कि आया कि इसके डाटा में कोई हार्मफुल कोड अटैच तो नहीं है इसके अंदर, जो कि हमारे इंटरनल नेटवर्क को कोई नुकसान पहुंचा सके। तो जो थर्ड इसकी टाइप आ जाती है, जिसको जो सेकंड लास्ट हमारी टाइप है मैक लेयर फायरवॉल। मैक का आपको पता होगा, हमारे जो भी हमारी नेटवर्किंग की डिवाइस होती है उसका एक मैक एड्रेस होता है, हर एक का यूनिक। अब ये कह रहे हैं डिजाइन टू ऑपरेट एट मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर ऑफ नेटवर्किंग डाटा लिंक लेयर। ये डाटा लिंक लेयर की एक सब लेयर के ऊपर ये ऑपरेट हो रहा होता है। इसका बेसिकली जो काम होता है वो इसके जो मैक एड्रेस उनकी फिल्टरिंग के बेस पे डाटा को सेंड कर रहा होता है। ये आप देख लें, ये जो मैक एड्रेस है हमने एक लिस्ट बनाई होती है जिन्हें हम कहते हैं ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उस लिस्ट की बेस पे हम डाटा को सेंड करते हैं होस्ट, और होस्ट है जो दूसरा जिसकी तरफ हम सेंड कर रहे होते हैं। इसके अलावा जितनी भी जो हमारे ACL के अंदर डिफाइन नहीं है, उसके अलावा जितनी भी ट्रैफिक है हम सबको ब्लॉक कर देते हैं। इधर आप देख लें कि हमने जो डायग्राम में शो कर रहे हैं कि ये हमारे पास फायरवॉल है, जो आने वाली और जाने वाली ट्रैफिक है उनको हम फिल्टर कर रहे हैं, और जो नहीं इजाजत उनको ब्लॉक कर रहे हैं। जैसे कि आपको इस स्लाइड में भी आपको नजर आ रहा था कि हम कह रहे हैं इस IP से इधर आए उनको अलाउ करना है, अदरवाइज ब्लॉक करना है। तो इस पे प्योर यही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। हम बता देते हैं कि हमारी मिसाल के तौर पर एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस पर 10 PC हैं। हम कह रहे हैं जो 10 PC के अंदर जो टीचर का PC है वो इन सब 9 PC के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, ये IP सब के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। लेकिन जो बाकी 9 कंप्यूटर है वो इस टीचर के PC के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जब भी कम्युनिकेट करेगा ब्लॉक करेगा। सिर्फ उनमें से एक PC है जो कि क्लास का CR है, वो सिर्फ अपने टीचर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो बाकी जितने भी हमने IP मैक एड्रेस होंगे PC के वो हम सब ब्लॉक कर देंगे, सिर्फ CR के जो PC है उसको हम अलाउ करेंगे। और लास्ट जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो हाइब्रिड फायरवॉल है। नाम से पता लग रहा है हाइब्रिड मीन इनका कम्बिनेशन होगा। तो सेम केस ये देखें, इसमें हम कम्बिनेशन बना रहे हैं। जितनी भी हमने 3 टाइप्स पढ़ी हैं इनको हम कंबाइन करके 2 को या 3 को किसी भी 2 को कंबाइन करके उनको यूज करते हैं। इससे ये हमें बेनिफिट हो जाता है। जो एक के ड्रॉबैक्स हैं और दूसरे के ड्रॉबैक्स वो निगलेक्ट ओवरकम कर लेते हैं, और दोनों की एडवांटेज को मिला के एक अच्छा सा हमारे पास फायरवॉल बन के आ जाता है। तो इसमें जो ये देखें इधर आप डायग्राम में नजर आ रहे हैं, हम 2 फायरवॉल जो हमने पीछे 3 टाइप पढ़ लिया, 2 या 2 तीनों को मिला के एक उस पर डिफरेंट चीजें और हम ऐड करके एक नई फायरवॉल क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम हाइब्रिड फायरवॉल कहते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल है वो हमारे पास एक आ जाती है जी नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल NGFW, और एक UMT डिवाइसेस आ जाती हैं। तो ये डिवाइसेस का मैं आपको इंट्रोडक्शन इसके बारे में बता देता हूँ। ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके अंदर एक डेडिकेटेड हार्डवेयर के ऊपर बेस करती हैं, और ये स्पेसिफिक इसलिए बनाया जाता है कि हमारे पास जो कि डाटा सेंड हो रहा है ना सिर्फ उनको चेक कर रही है, उनके डाटा को चेक कर रही हैं, बल्कि उनके अंदर जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसको ये स्पेसिफिक एनालिसिस करती हैं कि इसके अंदर वायरस कंटेंट तो नहीं कर रहा। तो इसके अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी मौजूद है, और भी इसके अलावा जितनी भी सिक्योरिटी के लिए हमारे पास रिलेटेड चीज़ होती है वो सब ये मैनेज कर रही होती हैं। तो आपने जाना कि एक्सेस कंट्रोल क्या है, उसके बाद आपने फायरवॉल, उसकी सारी टाइप ये सब जानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।